what's up? So, welcome to my YouTube channel Political Science Concepts, and today we'll cover Aristotle की views on polity and best state. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सो एरिस्टोटल ने पॉलिटी के ऊपर क्या बोला, तो हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं एरिस्टोटल को एज अ पॉलिटिकल साइंस के फादर. और हमने ये देखा था कि उन्होंने बिफोर रीच्ड ऑन सर्टेन कंक्लूजन वो 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं टू नो कि क्या चीज़ हो सकती है जिसमें कि बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट पॉसिबल हो सकता है, सो दैट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द सिटीजन्स. तो वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो उसी में ही हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा पॉलिटी के अंदर लॉज को भी बताने की कोशिश करते हैं. और वो पॉलिटी के अंदर बताने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी के लिए, स्टेट के लिए और सिटीजन्स के लिए क्या अच्छा हो सकता है. ठीक है, और हमने ये भी देखा था प्लेटो में कि जो उनकी लॉज की बुक है उसमें वो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट के बारे में बताते हैं. फर्स्ट तो उनको फिलोसोफर किंग होता है जो कि रिपब्लिक में बताते हैं, वो सेकंड वाले में बताते हैं लॉज में कि वो बेस्ट जो स्टेट है, बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट जो है वही एरिस्टोटल का बेस्ट स्टेट माना जाता है बाद में जाके, जिसमें वो एग्री होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एरिस्टोटल जैसे कि मैंने बताया कि जब वो पॉलिटी को डिफाइन करते हैं तो वो कुछ लॉज की भी बात करते हैं. तो लॉज में वो ये कहते हैं कि एवरी वन शुड हैव फेथ इन लॉज. वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि अगर आप लॉज में फेथ नहीं रखोगे सो दैट आगे जाके आर्बिट्रेरीनेस आ सकती है, स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होगी. स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होगी, क्योस हो जाएगा, जो लीडरशिप है वो कोलैप्स हो जाएगी और अल्टीमेटली जो स्टेट है वो कोलैप्स कर जाएगा और सोसाइटी में डिग्रेडेशन आएगा. तो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट को फॉर्म करने के लिए एवरीवन शुड फॉलो और हैव फेथ इन लॉज. रीज़न विदाउट पैशन से एरिस्टोटल का मतलब है कि जो लॉज हैं उसको बिना रीज़न के अप्लाई होगा वो सभी इंडिविजुअल्स के ऊपर. यानी कि कोई रीज़न नहीं है ऐसा कुछ कि भाई दिमाग लगा के कुछ सिर्फ जिन लोगों के पास है उन्हीं लोगों के लिए ऊपर होगा, मतलब. तो मतलब ये रीज़न विदाउट पैशन, इसका मतलब ये है कि जो विदाउट मतलब एवरीवन इज़ इक्वल इन आइज ऑफ द लॉ. ठीक है, और इट इज़ अप्लाइड ऑन एवरीवन्स. ठीक है, तो और इट बाइंड्स इन यूनिटी. तो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि जो इसमें कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, स्पेशली चाहे आप स्लेव हो, चाहे विमेन हो, चाहे कुछ हो. ठीक है, वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉ है वो सुप्रीम है. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आप उसमें आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है. लॉज दिए हुए हैं, उनको आपको फॉलो करना है एंड दैट्स इट. ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि लॉज क्या करते हैं कि आपको यूनिटी में बांधते हैं. यूनिटी यानी कि भाई कोई ऊपर है कोई नीचे है, उसके लिए अलग अलग रूल्स होंगे, तो ये नहीं है. सबके लिए जब बराबर लग रहा है तो वो सभी के लिए इक्वली काम करेगा. अगर किसी ने गलत काम किया सो ही विल बी पनिश्ड. ठीक है, तो एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ. ठीक है, कोई हायरार्किकल सिस्टम नहीं होगा जो कि उन्होंने बताया था. ह्यूमन सोसाइटी डिवाइडेड है, एक स्लेव्स हैं, मास्टर्स हैं उनके ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है. लॉ सबके लिए बराबर होगा. और लॉज करेगा क्या? लॉज वो फैसिलिटेट करेगा टू हैव मॉरल डेवलपमेंट एंड टू हैव पब्लिक वेलफेयर. ठीक है, तो वो इंश्योर करने में लॉ हेल्प करेगा उनकी. ठीक है, फिर हमने ये देखा है कि जो ही डेल्ट इन डेप्थ स्टडी ऑफ 158 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसमें वो कुछ कंक्लूजन निकाल के लेके आते हैं जिसमें कि वो बताते हैं कि कुछ क्या गुड और क्या बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है. ठीक है, तो कुछ टेबल है यहाँ पे, वो हम देखते हैं.
अगर वन पीपल गुड है तो वो मोनार्की है, वो जिसके वो प्लेटो भी फेवर में होते हैं, ठीक है। बैड फॉर्म है टिरनी। टिरनी में भी हमने डिफाइन किया था जब हम कम्युनिज्म या फिर दूसरे रिवॉल्यूशन देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो टिरनी जो प्लेटो की जो थ्योरी होती है उसकी डेमोक्रेसी वाली, तो उसमें वो बोलते हैं कि मोनार्की अगर करप्ट होती है वो टिरनी में चली जाती है। तो दैट इज़ बैड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एज पर द एरिस्टोटल व्यूज़। फ्यू में आते हैं तो गुड फॉर्म में एरिस्टोक्रेसी और बैड फॉर्म में ओलिगार्की। मैनी में आते हैं वो गुड फॉर्म है पॉलिटी और बैड फॉर्म है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बेसिकली हम लोग आज 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ फॉलो कर रही हैं, जितने सारी वेस्टर्न वर्ल्ड हैं वो फॉलो कर रहे हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डोंट यू थिंक कि जो मिडिल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम अपनी बात कर रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं हम लोग, तो डेमोक्रेसी इज़ंट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डोंट यू थिंक कि ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन नहीं होता? डोंट यू थिंक कि जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, वाई डोंट दे बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री? वाई वी स्टिल इन दिस सिचुएशन कि आधे से ज़्यादा जनता गरीब है अभी भी, आधे से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं मिलती है, सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्टिल वी आर इलेक्टिंग दोज पीपल्स हु डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ फ्लॉज नहीं लगते आपको? तो दैट्स वाई एरिस्टोटल कहता है कि इट इज़ बैड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और उनका एक स्टेटमेंट भी है छोटा सा, वो ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल और इग्नोरेंट मास। अब बेसिकली ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि जो मेजर जो चंक है लोगों का वो बेसिकली इग्नोरेंट है। दे डोंट इवन नो कि व्हाट इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब उनको एजुकेशन चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, ठीक है, उनको बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेटर स्कूल चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनको सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दे दो, उनको हिंदू मुस्लिम करवाओ या बाकी और जो भी कुछ है, ठीक है, तो उनको उस चीज़ में ढाल, उसको एक चीज़ पकड़ा दो और वो उन्हीं में ही उलझे रहेंगे। तो दैट इज़ वाई एरिस्टोटल थिंक्स कि दे आर दिस इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर इग्नोरेंट ऑफ द मासेस, ठीक है। पॉलिटी वो कहते हैं कि पॉलिटी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो इस ऐसा क्यों कहते हैं कि वाई पॉलिटी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी भी वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई हाँ एरिस्टोक्रेसी भी सही है। मोनार्की हमने देखी थी प्लेटो में कि भाई मोनार्की, भाई अगर जैसे पीके होता है, फिलोसफर किंग होता है, तो वो उसमें रीज़न है, इस वजह से वो जनता के भलाई के लिए काम करेगा। टिरनी तो जब डेमोक्रेसी आ जाती है तो वो चाहता है कि भाई मेरी पावर कोई छीन ना ले जाए, तो इस वजह से ही वोंट मेक फ्रेंड्स, ठीक है, वो किसी की बात नहीं मानता, अकेला रहना पसंद करता है। तो टिरनी में एरिस्टोक्रेसी भी कुछ एक फ्यू पीपल्स होते हैं, कुछ लोग हैं जो कि कोशिश करते हैं सुधारने की, बट वो ओलिगार्की में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो बैड फॉर्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी इज़ द आइडियल फॉर्म, जैसे मैंने बताया आपको। तो वो अपनी पॉलिटी में ये बताते हैं कि जो मिडिल फॉर्म ऑफ जो पॉलिटी है वो मिडिल फॉर्म है किसकी? डेमोक्रेसी और ओलिगार्की की, ठीक है। डेमोक्रेसी और ओलिगार्की की मिडिल फॉर्म है। डेमोक्रेसी भी बैड है और ओलिगार्की भी बैड है। तो उसके बीच का एक फॉर्म है, वो है पॉलिटी। वो यहाँ पे एक्चुअली गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और इस वजह से वो कहते हैं कि अगर पॉलिटी इस्टेब्लिश होती है पर्टिकुलर स्टेट में तो वो क्या करती है, वो प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी लेके आती है। तो प्रोपोर्शनेट की इक्वालिटी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, होप यू रिमेंबर। तो वो बताते हैं प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी में कि जो जिसको जितना मतलब जिसने जितना एफ़र्ट डाला है उसको उतना मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो ये कहते हैं उसमें आगे
कि जो कि द एंड रिजल्ट है इट अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, यानी कि खुद ही पे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है कि वो अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता है इफ़ ही पुट मोर एफर्ट्स। ठीक है, फिर ये वो कहते हैं कि पॉलिटी जो है वो एज ए गोल्डन मीन, जैसे मैंने बताया आपको डेमोक्रेसी और ओलिगार्की के बीच में है, तो वो बताते हैं कि दैट इज़ लेड बाय मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास जो कि गोल्डन मीन के फॉर्म में है, एज अ वर्च्यू है। क्यों? क्योंकि ना रिच है ना वो पुअर है, ना रिच है, यानी कि अगर रिच हो गए तो वो सिर्फ अपना ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वो ना कि लोगों का पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, वो सोचेंगे कि अपनी भर लो जेबें जितनी भर सकते हैं। पुअर हो जाएंगे तो पुअर में वो ये करेंगे कि वो जो पब्लिक वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि यार कैसे हम तरीके से सर्वाइवल के लिए सिर्फ जी सकें, मतलब उनमें रीज़न डोमिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो वो इतना अच्छा सोच नहीं पाएंगे स्टेट के बारे में एज़ पर एरिस्टोटल व्यूज़। तो वो एज अ गोल्डन मीन देखते हैं मिडिल क्लास को, और वो ये कहते हैं कि ये एक बेस्ट फॉर्म हो सकती है जो कि स्टेट के वेलफेयर के लिए गवर्न कर सकती है बाकी लोगों को। अब एरिस्टोटल का जो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट है या बेस्ट स्टेट है उसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं और डिस्कस करते हैं। बेस्ट फॉर्म ऑफ द स्टेट वो कहते हैं कि पॉपुलेशन और टेरिटरी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे प्लेटो ने 1500 लोगों के बारे में बोला है कि भाई 1500 लोग होने चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में और इतना किलोमीटर होना चाहिए रीजन। तो एज सच एरिस्टोटल डिनाई करते हैं फैक्ट्स को और वो मना करते हैं कि इतना कोई सफिशिएंट डेटा नहीं होना चाहिए। बट इफ़ यू हैव सेल्फ सफिशिएंट, इतनी पॉपुलेशन होना चाहिए जितना का सेल्फ सफिशिएंट आप हो सको। यानी कि आप जब मैरिज करते हैं तो आपको पता है ना कि आपकी कितनी सैलरी है और आप कितनी फैमिली चला पाओगे, तो उसी हिसाब से अपनी फैमिली प्लानिंग आप डिसाइड करते हो टू हैव 1 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो उस हिसाब से ही एरिस्टोटल भी यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि जो पॉपुलेशन है और टेरिटरी है उतनी होनी चाहिए जितनी सेल्फ सफिशिएंट हो सके, कितना स्टेट का चल सके। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत ना आए, और यूनिटी बाय लॉज, और जो कि अगर मान लीजिए पॉपुलेशन और टेरिटरी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो यूनिटी हैम्पर होगी, लॉज अल्टीमेटली क्रश किए जाएंगे तो अल्टीमेटली डिमोलिशन ऑफ द स्टेट विल नेचुरली हैपन। ठीक है, और वो पीस भी ख़त्म हो जाएगी। तो पॉपुलेशन और टेरिटरी जब सेल्फ सफिशिएंट होंगी तो डेफिनेटली सी बात है यूनिटी मेंटेन होगी, और यूनिटी बाय लॉज होगा तो डेफिनेटली सी बात है पीस इंश्योर होगी, हारमनी होगी, वेलफेयर ऑफ द स्टेट होगा। बेस्ट लाइफ एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं अपने स्टेट में कि यूथ जो है वो उसको एक ड्यूटी देते हैं कि ही शुड बी अ सोल्जर। मिडिल जो क्लास है, मिडिल क्लास नहीं, बेसिकली जो आप एक ऐसे स्टेज में जाते हैं जब आपकी यूथ स्टेज निकल जाती है, जब मिडिल फॉर्म में आते हो, यानी कि आप 45 या समथिंग, ठीक है, 30 से स्टार्ट होके 45 तक आप 50 तक जाते हो या 55। ठीक है, तो उसमें ये वो कहते हैं कि यू शुड ट्राई टू बिकम रूलर। ठीक है, रूलर वाली पोजीशन में आपको आना चाहिए। ओल्ड में वो कहते हैं कि प्रीस्ट आपको बनना चाहिए। तो ये कुछ परिकल्पना है एरिस्टोटल की टूवर्ड्स द बेस्ट स्टेट। अब वो थोड़ा सा हम क्रिटिसिज्म देखते हैं, जो हमने उनकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप एंड जस्टिस पढ़ी थी, उसमें कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं एरिस्टोटल को, उनकी थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले आती हैं अनुपमा रॉय कहती हैं कि एरिस्टोटल ने कुछ जो सर्टेन पीपल्स हैं उनको बाहर निकाल दिया। बात सही है बिल्कुल, क्योंकि हमने जब सिटीजनशिप देखी थी तो वो सबको सिटीजनशिप नहीं देते हैं, ओल्ड पीपल को नहीं देते हैं, विमेंस को नहीं देते हैं, और किसको नहीं देते हैं बताओ, चिल्ड्रंस को नहीं देते हैं। ठीक है, स्लेव्स को नहीं देते हैं। तो उनको ना देने की वजह वो ये कहते हैं कि उनमें प्रॉपर रैशनैलिटी नहीं है, दे आर मोर ड्रिवन टूवर्ड्स पैशन की ड्रिवन होते हैं वो। ठीक है, इलॉजिकल हैं वो। ठीक है, इमोशन से भरे हुए हैं।
ठीक है, रैशनैलिटी नहीं है उनके अंदर। तो वो ये अनुपमा यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करती हैं उनको कि दैट शुड नॉट बी, उनको ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि थोड़ा और सोचना चाहिए था बिफोर गिविंग द सिटीज़नशिप। तो यहाँ पे वो इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। जी पैरी कहती हैं कि एलीट वर द सिटीजन्स एंड दे आर एंडिंग अप रूलिंग। अब वो ये कहती हैं कि कुछ एक सर्टेन सेक्शन है जो कि मास्टर्स हैं, जो कि ग्रीक मेल हैं, ठीक है, उन्हीं के पास सिटीज़नशिप है, बाकी लोगों के पास नहीं है। तो वो ये कहती हैं कि अगर वो सिटीजन्स, जैसे कि हमने देखा था कि दे आर मेकिंग द रूल्स, दे आर एक्टिव पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मुलेटिंग द रूल्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द स्टेट, अगर वो एलिट सिटीजन्स हैं तो वो हमेशा के लिए ही रूल करते रहेंगे, बाकी जो लोग हैं उनको चांस ही नहीं मिलेगा, एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। ठीक है, तो ऐसे जो है वो एनार्की की सिचुएशन आ सकती है और रोलिंग जो है वो सब्जेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि केवल फ्यू लोग रूल कर रहे हैं, बाकी लोगों को चांस नहीं मिलेगा, तो दैट इज़ एट ऑल रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद ओकिन कहती हैं कि लेफ्ट प्राइवेट स्पेस कंप्लीटली आउट ऑफ पॉलिटिकल स्पेस। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप हमने देखी थी, एक पार्टनरशिप थी ना जिसमें मास्टर्स और स्लेव था, फिर मास्टर्स और चिल्ड्रंस था, मास्टर्स ऑफ और वो था विमेंस था। तो बेसिकली जो उनके मेन हैं या फिर ग्रीक मेल हैं वो एक्चुअली वो सुपीरियर हैं। तो वो ये कहती हैं कि जो प्राइवेट स्पेस है आपका, जो पार्टनरशिप वाली है, उसमें उनको कोई चांस ही नहीं है, देयर इज़ एट ऑल नो स्पेस। ठीक है, नो लेफ्ट प्राइवेट स्पेस आउट ऑफ पॉलिटिकल स्पीयर, यानी कि वो कभी ज़िंदगी में ना पॉलिटिकल स्पीयर्स में आ सकती हैं। ठीक है, प्राइवेट स्पीयर्स में जब उनको दबाया जा रहा है कि आपके अंदर रैशनैलिटी नहीं है, आप स्लेव्स ही बने रहना या आप घर के कामों के लिए ही बने हुए हो, तो प्राइवेट स्पीयर्स में ही दबाए जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल स्पीयर में तो चांस ही नहीं है उनके आने का। तो वो उनको ऐसे डिफ़ाइन करती हैं ओकिन, जो कि फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं। ठीक है, और वो ये कह रही हैं कि उनको दे आर डिवॉइड टू पावर्स, यानी कि उनको पावर के लिए मतलब छोड़ा जा रहा है कि आप कभी ज़िंदगी में बन नहीं सकती, जस्ट बिकॉज कि डोमिनेशन है, कंट्रोल है किनका, उनके ग्रीक मेल का उनके ऊपर। अमर्त्य सेन कहते हैं कि जो जस्टिस है दैट इज़ कंटेस्टेड टर्म एंड इट इज़ नॉट एट ऑल यूनिवर्सल। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वो स्टोरी सुनाते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इनको छोड़ देते हैं। वॉलर वॉल्जर है बेसिकली ये, WALZER। वो ये कहते हैं कि क्रिएट मेरिट्स बेस्ड सिस्टम इन अनइक्वल सोसाइटी। सेम बात कहते हैं कि बेसिकली जो सर्टेन पीपल्स हैं उनको आपने सिटीज़नशिप नहीं दी, ना ही आपने उनको एक सिटीज़नशिप देने के लिए कहा है। तो मॉडर्न स्टेट्स में जो है हेट्रोजीनियस सिटीज़नशिप होती है, बल्कि उन्होंने क्या है होमोजीनियस सिटीज़नशिप कर दी है, जो कि ग्रीक मेल्स केवल वो लोग हैं, ऑल आर नॉट द सेम काइंड ऑफ पीपल एज पर द एरिस्टोटल। तो वो ये कहते हैं कि उन लोगों को बेसिकली सिटीज़नशिप नहीं दी जा सकती, और ग्रीक मेल ही इतने केपेबल हैं और उनमें इतना मेरिट है जस्ट बिकॉज कि वो स्टेट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि पहले से ही क्रिएट मेरिट बेस्ड सिस्टम इन अनइक्वल सोसाइटी, आपने एक ऐसा मेरिट सिस्टम बना दिया है जो कि अनइक्वल सोसाइटी से आया है और वो बिल्कुल खुद जस्टिफाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ हमने डिस्कस किए हैं। इनकी एक जस्टिस के ऊपर हम एक स्टोरी देख लेते हैं पहले। तो एक फ्लूट है बेसिकली, ठीक है, एक फ्लूट है, बांसुरी है। तो अपनी बुक में ये एग्जाम्पल जाहिर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, 3 चिल्ड्रंस हैं, ऐना है, बॉब है और कार्ला है। तो फ्लूट है एक, तो वो फ्लूट किसको देनी चाहिए इन 3 बच्चों में से? वो ये फ्लूट देनी किसको चाहिए? ऐना कहती हैं कि मुझे ये फ्लूट बहुत अच्छी बजानी आती है, मैं एक्सीलेंट हूँ फ्लूट बजाने में, तो आपको मुझे देनी चाहिए फ्लूट। ठीक है,
ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है एना की तरफ से। बॉब कहता है कि यार मेरे पास कुछ है ही नहीं, यार मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, और यार आप मुझे दे सकते हो, कम से कम मेरे पास कम से कम एक खिलौना तो होगा बचाने के लिए, नहीं तो मेरा जो बचपन है वो ऐसे ही चला जाएगा। ये बॉब का आर्ग्यूमेंट है। कार्ला ये कहती हैं कि मैंने इस फ्लूट को बनाया है, तो ये अधिकार है मेरा कि मुझे ये फ्लूट मिलनी चाहिए। अब इस आर्ग्यूमेंट से इस टोटली स्टोरी से अमर्त्य सेन ये कहना कि चाह रहे हैं कि जो जस्टिस है दैट इज़ एट, मतलब वो हर जगह सिर्फ वो कंटेस्टेड टर्म है, उसकी कोई सिमिलर डेफिनेशन नहीं है, और वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता, मतलब वो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो सकता। हर जगह जो जस्टिस है वो अलग अलग अप्लाई होता है, और उसको अलग नज़रिए से देखना चाहिए। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो, and have an awesome day.